आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ लगातार देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। चलिए, महा कवरेज जारी है लगातार इंडिया टाउन न्यूज पर और हम पल पल की अपडेट आप तक लेकर आ रहे हैं। बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में इस समय 11 में से 10 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरबा में सरोज पांडे जो हैं वो अभी पीछे चल रही हैं ज्योत्सना महंत से लगभग 8000 वोटों से। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में पूरी 29 जो लोकसभा की सीट हैं सभी में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से नकुल नाथ जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। ये चौंकाने वाला परिणाम इसीलिए हो सकता है क्योंकि बंटी साहू आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। 2 बार के विधानसभा चुनाव हारने के बाद लोकसभा में फिर से उन पर दांव खेला था भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी का ये दांव कहीं ना कहीं सकारात्मक नजर आ रहा है और नकुल नाथ पीछे चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें पूरे देश की तो देश में अब की बार 400 पार का नारा जो है लगभग फेल होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल 296 सीटों पर आगे हैं। वहीं INDIA 226 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। इन सभी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी अजय सोनी। वहीं मेरे साथ एक बार फिर मौजूद हैं संजय बहादुर सिंह जो भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही करणी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आप दोनों का स्वागत है। अजय जी, सबसे पहले बात करूंगा मैं आपसे छत्तीसगढ़ के सिनेरियो पर, क्या देख रहे हैं आप? सर लगातार हम सुबह से विश्लेषण कर ही रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज में। छत्तीसगढ़ की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि 11 की 11 सीटें वो जीत। इस बीच मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा, प्रताप सिंह हार गए हैं और रायबरेली से राहुल गांधी जो है वो जीत गए हैं। उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो उनके प्रतिद्वंदी थे उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वहीं आपको अपडेट देना चाहूंगा, बड़ी अपडेट है, राहुल गांधी रायबरेली सीट से जीत गए हैं। जी अजय जी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटों पर जीत का दावा किया है। तकरीबन 10 सीटों पर वो आगे भी है, लेकिन परिणाम आते आते मयंक सर मुझे ऐसा लगता है कि तकरीबन 3 सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल करेगी, क्योंकि बहुत बड़ा अंतर अभी कुछ सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच है नहीं। चाहे कांकेर की बात करें, चाहे बस्तर की बात करें या फिर और ज्योत्सना महंत तो लगातार आगे हैं ही। जी संजय जी, खुश तो आज आप बहुत होंगे क्योंकि बहुत अच्छा अहंकार आज टूटते हुए दिख रहा है मुझको। जी, लेकिन अहंकार जहां टूट रहा है वहीं पे दूसरी ओर अगर मैं बात करूं कि कांग्रेस पार्टी और उसके जो अलायंस हैं वो लगातार दावा कर रहे थे 295। क्या ये भारतीय जनता पार्टी प्लस उनके सहयोगी का आंकड़ा था या अपना आंकड़ा बता रहे थे? कांग्रेस का जो 295 का जो आंकड़ा था वो सहयोगी दल के साथ था और कांग्रेस निश्चित रूप से आप देखिएगा पूरे रिजल्ट आते आते उस आंकड़े से भी ऊपर चले जाएगी। क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार दावे कर रही थी, मध्य प्रदेश की बात करें और छत्तीसगढ़ की भी दावा की बात करें, छत्तीसगढ़ में उतना अच्छा प्रदर्शन अभी तक जो देखा जा रहा है, जहां कह रहे थे कि 5 से 6 सीट जीतेंगे, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी जो कयास लगाए जा रहे थे 4 से 5 सीटों के, क्या कुछ कमी रह गई? बाकी जगह तो बहुत अच्छा करती नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। नहीं, जहाँ तक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का सवाल है तो छत्तीसगढ़ में अभी समय है। हमारा जो इनपुट है वो बताता है कि 5 सीट पे हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जीतेंगे। और जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि इस बीच में आपको ब्रेकिंग न्यूज देना चाहूंगा, 14,000 वोट से जो है अभी भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं। वहीं ब्रजमोहन अग्रवाल 1 लाख से ज्यादा वोटों की उन्होंने लीड ले ली है।
जी कंटिन्यू कीजिएगा। तो मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से कहीं कमी रह गई ऐसा लगता है, पर बाकी पूरे देश में तो एक ही बात जनता के मन में आई कि एक शेर है कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। काफिला क्यों लूटा? अगर काफिला लूटने की बात है तो छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में अगर काफिला लूट रहा है, कुछ तो कमी आपको अब नजर आ रही होगी यहाँ प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से। क्या ऐसा हुआ? छत्तीसगढ़ में जहाँ तक देखिए, मध्य प्रदेश का तो मैं चलिए मान लेता हूँ कि वहाँ पे कुछ कमियाँ रही है, उसको पार्टी उसका अंतर साध करके अपना निर्णय लेगी। पर छत्तीसगढ़ में जहाँ तक बात है, छत्तीसगढ़ में पहले भी क्या कहते हैं 2 सीट थी और इस बार उससे अच्छा प्रदर्शन करेगी। निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात है कि पिछले उससे ज़्यादा सीट आएगी। और जो अहंकार था पूरे 400 मतलब ये रावण की जो भाषा जो बोलना शुरू कर दिए थे बीजेपी वाले, वो अहंकार आज टूट रहा है और देश की जनता समझ गई है कि झूठ अब नहीं चलेगा। आप झूठ बोल बोल के काट की हांडी क्या है, 2 बार तो चढ़ गई, वैसे एक ही बार चढ़ती है पर इनकी 2 बार चढ़ गई, इस बार नहीं चढ़ेगी। और निश्चित रूप से अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंडिया अलायंस गवर्नमेंट बनाने जा रही है। चलिए, ये आपका भरोसा है, अच्छी बात है, उम्मीद जारी रखिए। वहीं मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा, अपनी जनता को, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर आगे है। वहीं पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान सामने आया है, उन्होंने अपनी हार प्रदेश में भी स्वीकार की है। वहीं साथ ही छिंदवाड़ा जो उनका गढ़ माना जाता है, मोदी लहर में भी सिर्फ 1 सीट जो थी वो कांग्रेस के पास थी। इस बार वो सीट भी उनके हाथ से जाती नजर आ रही है और कमलनाथ ने सामने आकर अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। वहीं कहा है कि जनता ने जो फैसला दिया है वो सिरोधार्य है। देश में जो भी फैसला आया है, जो भी परिणाम आया है वो अच्छा है। बीजेपी 400 नहीं, पहले 230 पार करके दिखाए। अजय जी, क्विक कमेंट लेना चाहूंगा आपसे इस पर। देखिए, क्विक कमेंट में तो यही है कि नकुल नाथ बड़ा नाम था, बड़ा चेहरा था। आपने सही कहा कि मोदी लहर में भी पिछली बार वो अपनी सीट बचा पाए थे, लेकिन इस बार वो हार गए। पूरे देश की बात करें मयंक सर, तो सिर्फ मध्य प्रदेश को छोड़ के बाकी जगह एनडीए के लिए बहुत बेहतर परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। सीधे तौर पे यदि उत्तर प्रदेश जाएं तो वहां सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल 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 जी। इनके कारणों की बात करेंगे। मैं सीधे संजय जी से पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का जो आपका अलायंस रहा है सपा के साथ, कहीं ना कहीं इस बार सफल होता दिखाई दे रहा है। इसके अगर कारणों की बात करें अजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बार जो है मायावती बुआ बबुआ वाला खेल ना चलते हुए सीधे सीधे अखिलेश यादव का खेल चला है। ये अलायंस भारतीय कांग्रेस के साथ जो रहा है बहुत अच्छा रहा है। संजय जी, किस नज़रिए से आप देखते हैं ये जो गठबंधन रहा है और ये जो 2 युवाओं की जो है जोड़ी रही है, जनता ने उसको कितना स्वीकार किया है और किस तरीके से ये जो परिणाम आ रहे हैं ये अपेक्षित थे आपके लिए? बिल्कुल बिल्कुल अपेक्षित था। अभी तो हमारे अनुमान से थोड़े कम सीट हैं, अभी और हमारी सीटें बढ़ेगी वहाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक था वो टोटल खसक के इंडिया अलायंस की तरफ आ गया। और दूसरी बात, इस देश की जनता देख रही है कि आप उसको पहलवान लड़कियों को मार रहे हो, आप किसानों को मार डाल रहे हो, आप क्या कहते हैं, बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें जनता को लगा। मणिपुर में बताइए, मणिपुर में जो कारगिल युद्ध लड़ा हुआ व्यक्ति, उसके पत्नी को नग्न करके घुमाया जा रहा था और मोदी जी एक शब्द नहीं बोले, तो सबको ये लगने लग गया कि उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो ये आदमी समझ गया कि अगर हम इसका विरोध नहीं करें और इस पार्टी को नहीं हराएंगे तो निश्चित रूप से अगला नंबर हमारा होगा और हम भी उसी पैटर्न में जाएंगे, हमको भी पीटा जाएगा, हमको भी नग्न किया जाएगा। देखिए, हमारी टीम जो है दिखा रही है उत्तर प्रदेश में 38 सीट पर बीजेपी और उसके अलायंस आगे हैं, वहीं कांग्रेस प्लस 41 पर आगे है, 41 सीटों पर आगे है। ये बहुत बड़ा जो है अंतर है जो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के लगभग जो 101 सीट जो कम हो रही हैं, आधा तो जो
कमी जो आई है सीटों पर वो उत्तर प्रदेश से आई है। दूसरी चीज़, राजस्थान जो फैक्टर रहा है अजय जी, राजस्थान में क्या इस तरीके की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को थी? राजस्थान में एनडीए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए, एक तरफा जादू चलता था राजस्थान, एक तरफा जादू चलता था। मुझे लगता है मयंक सर कि परसोत्तम रूपाला जी ने गुजरात में रहकर राजस्थान पर तीर चलाया जी, और वो तीर सीधे जाके लगा है राजस्थान के। एक बड़ा मतलब उस समय भी हम इंडिया टाउन के न्यूज़ में ही चर्चा में बैठे थे, तब आपने और हमने ही चर्चा की थी। एक बैठक में 20-20 लाख लोग, मैं नहीं कहता कि 20 लाख लोग विरोध में रहे होंगे, लेकिन 5 लाख लोगों का तो फर्क पड़ा होगा। राजपूत समुदाय का विरोध मुझे लगता है बिल्कुल झेलना पड़ा है। वैसे हमारे साथ जो संजय सिंह जी मौजूद हैं, करणी सेना से हैं, हाँ, इस पर आप सवाल पूछिए जी। तो क्या कुछ फर्क पड़ा होगा संजय जी परसोत्तम रूपाला के बयान का? देखिए, पुरुषोत्तम रूपाला के बयान में लोग बाग 10-10 लाख लोगों की मीटिंग, पब्लिक मीटिंग हुआ करती थी, और एक बार नहीं कई बार हुई, और सिर्फ एक मांग थी राजपूतों की कि उस रूपाला जी का टिकट बदल दीजिए। और इतना अहंकार इनको कि उस एक टिकट को नहीं बदले, और उसका दुष्परिणाम आपको देखने को मिल रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, गुजरात में भी खाता खुल गया इंडिया का। तो ये जो परिणाम आ रहे हैं, ये राजपूतों की नाराजगी का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा कि एनडीए आज इस स्थिति पहुंच गई है। इसी से जुड़ा एक सवाल संजय जी कि परसोत्तम रूपाला के बयान के मामले में जहां पूरे देश में प्रदर्शन हुए, बड़ी बड़ी बैठकें हुई, आप करणी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार का विरोध करणी सेना के द्वारा दर्ज क्यों नहीं किया गया? नहीं, निश्चित रूप से करणी सेना के द्वारा इसका विरोध किया गया था। ठीक है, मीडिया में नहीं आ पाया, वो बात अलग है, पर हमने इसका पुरजोर विरोध किया था। हमारी बैठकें हुई थी, और इस बार कहे कि राजपूतों को परमानेंट वोट माना जाता है बीजेपी का, पर इस बार वो परमानेंट वोट भी हट गया बीजेपी से, सिर्फ एक मुद्दे के कारण पूरे देश में हटा। और चाहे हमारी संख्या यहाँ जितनी भी हो, पर हमारे अगर माता बहनों का कोई अपमान करेगा तो राजपूत उसको सहन नहीं करेगा। और मेरा तो सीधा कहना है, जो अपने जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। चलिए, इस बीच में आपको अपडेट दे देता हूं, फिर इसके बाद जो है सवाल और भी रहेंगे, चर्चा जारी रहेगी। सरगुजा चिंतामणि महाराज आगे हैं, रायगढ़ राधेश्याम राठिया भारतीय जनता पार्टी से आगे हैं, जांजगीर चांपा कमलेश जांगड़े शिव कुमार डहरिया से आगे चल रहे हैं, लगातार बढ़त बना के रखे हैं। कोरबा एकमात्र सीट ऐसी है जहां सरोज पांडे जो है ज्योत्सना महंत से पीछे चल रही हैं। बिलासपुर की बात करें तो तोखन साहू और देवेंद्र सिंह यादव पर कि मैं जो मुकाबला था, आमने सामने का मुकाबला था, तोखन साहू आगे चल रहे हैं। राजनांदगांव की बात करें, सबसे ज़्यादा हॉट सीट मानी जा रही थी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर दांव खेला था कांग्रेस ने, लेकिन अभी तक जो रुझान आए हैं, या अब कहें तो जो नतीजे हैं इस्टेब्लिश होते जा रहे हैं, बिल्कुल संतोष पांडे लगातार आगे चल रहे हैं। वहीं दुर्ग की बात करें, विजय बघेल आगे चल रहे हैं राजेंद्र साहू से। रायपुर में जो ब्रजमोहन अग्रवाल हैं वे लगातार आगे चल रहे हैं, 1.5 लाख करीब की जो है उनकी लीड है। वहीं महासमुंद की बात करें, रूप कुमारी चौधरी आगे है, तामराज साहू जो है वो पीछे चल रहे हैं। बस्तर में अभी की स्थिति है, महेश कश्यप आगे चल रहे हैं। कांकेर में भोजराज नाग आगे चल रहे हैं ब्रिजेश ठाकुर से। मैं एक बार फिर आऊँगा आप पे अजय जी, इन नतीजों पर अगर आप देखते हैं जिस तरीके से कुछ नाम हैं जिनमें आपको या हमको या जनता को लग रहा था कांग्रेस यहाँ पे जीत का दावा कर रही है, लोग भी साइलेंस थे, समझ नहीं आ रहा था किस करवट ऊंट बैठेगा। क्या ये परिणाम जो आ रहे हैं अपेक्षित हैं? देखिए मयंक सर, परिणाम जो आ रहे हैं अपेक्षित तो नहीं है। मतलब इतने लंबे समय के अनुभव के हिसाब से, जानकारी के हिसाब से 2014 की यदि बात करें तो कांग्रेस 1 में थी, 2019 की बात करें तो 2 में गई। इस बार ऐसा लग रहा था कि कम से कम 3 सीटों पर कांग्रेस आएगी, कम से कम छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर कांग्रेस आएगी। लेकिन फिलहाल जो रुझान आपके और हमारे सामने है उसमें सिर्फ कोरबा में ही कांग्रेस जीतते दिख रही है।
मैं आपका अजय जी जो टैली आ रही है उस पर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा। देखिए आप जो वोटों का अंतर है ना, लगातार जैसे ब्रजमोहन अग्रवाल 1,56,000 वोटों से आगे हैं, दुर्ग से जो है 1,27,000 वोट से विजय, हाँ बड़े अंतर से, बड़ा मार्जिन है। रायगढ़ से भी अगर बात करें तो 1,19,000 वोट से राधेश्याम आगे हैं जी। और बहुत जल्द इन अंतरों को पाटा भी नहीं जा सकेगा। सर मैं बीच में रुकूंगा, आपने जब छत्तीसगढ़ की बात ही हो रही है, मैं संजय जी से सवाल करना चाहता बिल्कुल था, बिल्कुल ब्रेकिंग आ गई थी कि काफिला क्यों लूटा, ये सवाल तो उन्हीं को देना होगा। हाँ तो सवाल इसका जवाब जो हाँ, है तो जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ संजय जी कि लगातार भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं राजनांदगांव से, दावे भी किए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। तो यदि भूपेश बघेल की पराजय होती है राजनांदगांव लोकसभा से, तो इसका कारण क्या होगा कि काफिला किसने लूटा, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने, भीतरघात ने, या बाहरी प्रत्याशी थोप दिया जाना, प्रत्याशी खोज लिया जाना? काफिला क्यों लूटा, इसका जवाब आपसे चाहूंगा। नहीं, असल में इसमें क्या हुआ कि विधानसभा में भी जो यहाँ बाहर का प्रत्याशी आया, यहाँ के लोकल जो हमारे नेता हैं कांग्रेस के, उनको तरजीह नहीं दी गई, और इसके बाद भूपेश बघेल खुद यहाँ से आए। तो मेरे को लगता है कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में एक नाराज़गी थी, और वो नाराज़गी मेरे को दिख रही है कि ये परिणाम आ रहे हैं यहाँ, और सीधा सा यही कारण मेरे को एक नज़र आता है। बाकी तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि पूरे देश में जो रिजल्ट दिख रहे हैं उसमें ऐसा नहीं लगता कि यहाँ के एक अलग कारण हो सकता है, पर पूरे देश में एक मोदी के खिलाफ जो माहौल था, उस माहौल के कारण पूरे देश में अच्छी सीटें आ रही है। मोदी के खिलाफ अजय जी इसको सीधे से कह देना, क्या आपको कहीं लगता है कि ये सीधे सीधे जो है, क्योंकि देखिए एक तरफ जो है INDIA है, उनमें सारे सहयोगी और सारे दल एक तरफ था, सारी पार्टियां एक तरफ, और NDA के जितने घटक दल हैं आपको मालूम है गिने चुने हैं। तो क्या ये मोदी के खिलाफ जनादेश है, सारे लोग मिलकर जो है मोदी के खिलाफ लड़े, क्या कहेंगे? इसके जवाब में 3 बातें हैं मयंक सर। जी बिल्कुल। 3 बातों में पहली बात जो आपने कहा कि मोदी के खिलाफ, पिछले लंबे समय से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं किसी हाशिए पे थी। जो पूरे चुनाव लड़े गए, सारा कुछ, मतलब पिछले 10 सालों की अपेक्षा इस वर्ष जो चुनाव हुए उनमें केवल 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 और केवल मोदी। भारतीय जनता पार्टी में और भी नेता हैं, कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी सामने आई। ये हो गया पहला विषय। बिल्कुल। दूसरा विषय यह था कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में पिछले 10 वर्ष जो विकास कार्य किए, जनता के लिए जो काम किए, उनको जनता के सामने लाने की अपेक्षा उन्होंने केवल INDIA की कमियों को गिनाने में अपना समय व्यर्थ किया। बिल्कुल। ज्यादातर समय वो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, इन लोगों को, मतलब इन लोगों को नीचा दिखाने का पूरा प्रयास किया, और ज्यादातर इनकी टीम इन्हीं कारणों में लगी रही। मैं अजय जी आपको बीच में हाँ बताएं जी। इन्होंने जो मंगल सूत्र बोला ना, तो पूरे देश को याद आ गया कि मोदी जी तो मंगल सूत्र से खुद भागे हुए हैं, और जिन महिलाओं को नहीं मालूम था कि ये महिलाओं का अपमान ये खुद करते हैं, वो भी पूरे देश को मालूम हुआ, और महिलाएं भी इस बार बढ़ चढ़ के मोदी को खिलाफ वोट किए हैं। कहे कि अब मेरे को नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कहीं रह गई है, ये मोदी की पार्टी है, और मोदी जैसा चाहते सिर्फ वो बोल, उनके भाषण में भी आता है मोदी की गारंटी, मोदी ने ऐसा कहा, मोदी ये देगा। अरे भाई, आप पार्टी से हट चुके हो, आप पार्टी से बहुत ऊपर हो गए हो, और पार्टी से जो भी ऊपर आज तक गया है वो नीचे निश्चित रूप से आया है। इसमें अजय जी, संजय जी, मैं एक कारण और जो मुझे लगता है मैं वो जोड़ना चाहूँगा। क्या ऐसा नहीं लगता अजय जी कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है, कांग्रेस की पार्टी के जो नेता थे जो छोड़ कर आ रहे थे, आना एक अलग बात है, पार्टी ज्वाइन करना, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना एक अलग बात है, लेकिन उनको सीट दे दिया जाना, उनको टिकट दे दिया जाना, ऐसे में वे नेता जो पिछले 5 सालों से अपनी पारी आने का इंतजार कर रहे थे, लगातार मेहनत कर रहे थे, उनको दरकिनार कर दिया जाना, ये मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस या उसके सहयोगी दल, उसके अलायंस नहीं, भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने ही हराया है। अगर ये जो नंबर्स कम हो रहे हैं उसका एक कारण ये भी हो सकता है। अजय जी क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। बीते कुछ महीनों पहले ही विधानसभा चुनाव हुए हैं। विधानसभा चुनाव के आंकड़े से लेकर लोकसभा की
लोकसभा चुनाव के पूरे चरण पूरे होते तक यदि आकलन किया जाए, पिछले बार तो चुनाव के दिन ही राधिका खेड़ा आ गई थी। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। सोशल मीडिया में मतलब आप सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा चेक करते हैं कि नहीं करते मुझे पता, लेकिन एक बहुत अच्छा पोस्ट घूम रहा था कि पूरे जितने लोग कांग्रेस से भाजपा में यदि आए हैं, यदि वो वापस चले जाएंगे तो भाजपा खाली हो जाएगी। बिल्कुल। और यह बात बिल्कुल सही है सर। स्थानीय जो शुरुआती दौर से 10-20 साल से दरी उठा रहे हैं, झंडा लगा रहे हैं, जिन्होंने अपनी टीम खड़ी की, मेन समय में उनको, मुख्य समय में चुनाव के दौरान उनको दरकिनार करके किसी और को कांग्रेस से लाके टिकट दिए जाने का विरोध तो होगा। सीधे तौर पे यदि विरोध नहीं होगा तो वोट देने के दौरान विरोध होगा। ये सरगुजा में चिंतामणि महाराज जी, बिल्कुल। वही, हालांकि वो अभी आगे हैं, आगे चल रहे हैं वो, ठीक है, एक अलग बात है। कांग्रेस से लाके टिकट दिया गया। जो संजय जी अभी बात कर रहे थे स्थानीय, क्योंकि आप संस्कारधानी से हैं, आप राजनांदगांव से हैं, राजनांदगांव को आप बेहतर समझते हैं। शुरू से आप जिस तरीके का जो रुख देख रहे थे, कहीं ना कहीं आपके द्वारा कहा जा रहा था कि भूपेश बघेल को यहाँ पर लाना और थोप दिया जाना कांग्रेस के लिए दुखदायी तो साबित होगा। वही चीज़ सामने निकल कर आ रही है। यहाँ पर भी लगातार आपने पिछली विधानसभा में भी जो हम डिस्कस कर रहे थे, तब भी यही बात कही थी। आपने कहा था ये क्यों एक परिपाटी सी बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस भी स्थानीय नेताओं को राजधानी में, संस्कारधानी में, यहाँ राजनांदगांव की बात करूँ, संस्कारधानी में क्यों टिकट देने से बचती है? स्थानीय प्रत्याशी नहीं है। अजय जी, ये सवाल आपसे है। इसमें ना सर, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, अभी पिछले बार भी सुबह की जो विश्लेषण थी उसमें मैंने कहा अभी भूपेश बघेल जी को टिकट दे दिया गया। विधानसभा चुनाव में सीधे गिरीश देवांगन को खरोरा से लाकर टिकट दे दिया गया। उसके पहले जो चुनाव हुए थे उनमें स्वर्गीय करुणा शुक्ला को टिकट दे दिया गया था। ये जो पैरासूट लैंडिंग है, ये जो पैरासूट लैंडिंग है, उसका एक बड़ा कारण है संस्कारधानी में कांग्रेस पार्टी के भीतर की गुटबाजी जी। दरअसल यहाँ की जो गुटबाजी है, 4-5-6 लोगों के धड़ों में जो पार्टी बंटी हुई है, ये एक नहीं हो पा रहे हैं। यदि सिर्फ संस्कारधानी की बात करूं तो शायद आला कमान को भी यही लगता है कि यदि ए को टिकट देंगे तो बी सी डी मिलकर उसे हरा देंगे, बी को टिकट देंगे तो ए सी डी उन्हें मिलकर हरा देंगे। बस यही कारण है कि कहीं से जेड को खोज के लाया जाता है। तो संजय जी, हार तो ऐसे भी है, हार तो वैसे भी है, तो क्यों ना यहाँ के जो स्थानीय प्रत्याशी जो लगातार मेहनत करते हैं, संजय जी, उनको टिकट क्यों नहीं दी जाती? आप कितना इत्तेफाक रखते हैं नहीं, देखिए, इस चीज से कि पैरासूट लैंडिंग जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए संस्कारधानी राजनांदगांव में मुसीबत हमेशा पैदा करती है? हाँ, नहीं, मैं सहमत हूँ इस बात से। जैसे अजय भाई ने कहा कि यहाँ गुटबाजी, देखिए, परिवार बड़ा होता है तो लड़ाई ज़्यादा होती है, इसमें खैर कोई बात नहीं है। और गुटबाजी होना, मैं तो सोचता हूँ कि एक लोकतांत्रिक पार्टी के लिए अच्छी बात है। सब अपना अलग अलग मेहनत करें, पार्टी को आगे बढ़ाएं। और जहाँ तक लैंडिंग की बात है कि वो तो बीजेपी में भी लगातार हुआ, धर्मपाल गुप्ता से लेके जितने लोग पहले बीजेपी में भी आए। बिल्कुल, मैं दोनों पार्टी को कह रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, तो ये राजनांदगांव का दुर्भाग्य है, दोनों पार्टियों के लिए। मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बोलता हूँ कि आप अपने लोकल नेताओं को क्यों नहीं तरजीह देते, और देना चाहिए। और ये बात निश्चित रूप से इस चुनाव के बाद ऊपर तक जाएगी। आंकड़े एक बार और बदले हैं। देश की अगर बात करूं तो 293 घटकर आ गया 96 से एनडीए, वहीं 233 पर पहुंच गया है INDIA। अदर्स की अगर बात करें तो इस बार निश्चित ही 17 सीटों पर जो है अन्य आगे हैं, जो पिछली बार लगभग मुझे जो ध्यान आ रहा है 40 से ऊपर थे। ये आंकड़ा इस बार घटा है और जिसका सीधा फायदा INDA को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों की जो सीटें घटी हैं, उसका फायदा भी जो है INDA को जाता दिखाई दे रहा है। वहीं अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो यहाँ पर अब भी 10 सीटों पर, 11 में से 10 सीटों पर आगे है भारतीय जनता पार्टी। 19,000 से ज़्यादा वोटों से अभी आगे चल रहे हैं संतोष पांडे, लगभग 1.5 लाख की लीड बरकरार रखे हुए हैं
ब्रजमोहन अग्रवाल 1,27,000 वोट से आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी दुर्ग में। रायगढ़ में भी राधेश्याम राठिया जो है लगभग 1,20,000 की लीड ले चुके हैं। अजय जी, अब ये जो रिजल्ट आ रहे हैं मैं कांस्टेंट हैं या और अभी आपको लगता है कुछ तब्दीली हो सकती है? नहीं, देखिए सर, जैसा कि सरगुजा में तकरीबन 61,000 वोट से चिंतामणि महाराज जी आगे हैं। रायगढ़ की बात करें, दुर्ग की बात करें, रायपुर की बात करें, तो सब में 1 लाख से अधिक का आंकड़ा है। मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज़्यादा फर्क इसमें पड़ेगा। मुझे लगता है कि लीड बढ़ती जाएगी। और लेकिन कुछ और जो क्षेत्र हैं वहाँ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि 7 या 8 राउंड ही कंप्लीट हुए हैं, तो वहाँ मतपेटियों के खुलने के पश्चात रुझान बदल सकते हैं। इस बीच सर, मेरा एक सवाल है आपसे जी। मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से आप समझते हैं, तो और उत्तर प्रदेश की हालत हम सुबह से बिल्कुल देखते आ रहे हैं। 36 पर है अभी बीजेपी प्लस और 43 पर है एनडीए प्लस। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का बड़ा चेहरा है और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश का बड़ा चेहरा है, तो इन चुनाव परिणाम के बाद क्या योगी आदित्यनाथ जी से बड़ा चेहरा साबित हो सकते हैं शिवराज सिंह चौहान? देखिए, शिवराज सिंह चौहान की अगर बात की जाए तो वे हमेशा ही बड़ा चेहरा रहे हैं। आपको मैं एक बार फिर बताऊंगा कि जब उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, डॉक्टर मोहन यादव को बनाया गया था, इसके बाद भी लगातार लोगों की अपेक्षाएं थीं, उनकी बहनों की अपेक्षाएं थीं, उनकी जो भांजे भांजियों की अपेक्षाएं थीं, लगातार यही सोच रहे थे कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो शिवराज सिंह चौहान ही। अभी की अगर बात करूं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो बेसिक फर्क है मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी का आप अगर गुट ढूंढने जाएंगे तो आपको मुश्किल है वहां पर गुट मिले। मुख्यमंत्री अगर शिवराज सिंह चौहान को नहीं बनाया गया, बावजूद इसके उनको जवाबदारी बहुत बड़ी नहीं दी गई, बावजूद इसके उनको दक्षिण भेज दिया गया था, बावजूद इसके जो समय मिला है खुद से कैंपेनिंग की है और इसके बाद उनका सीधा कहना यही था कि मुझे बेशक मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 29 की 29 सीट जिताकर देना ये मेरा पहला लक्ष्य है, जिसके लिए उन्होंने खासी मेहनत भी की है। अब अगर बात करें हम कांग्रेस की, तो देखिए कांग्रेस जो धड़ा चला आ रहा है उस धड़े पर आज भी जो है लगातार कमलनाथ गुट एक अलग गुट हो गया, दिग्विजय सिंह का एक अलग गुट हो गया, तीसरा गुट जो आपका इधर से चलता है आपका जो ग्वालियर क्षेत्र से है, तो सबके एक अलग जो है गुट बने हुए हैं, किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का कुछ है, लेकिन नुकसान अगर होता है तो सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी का होता है। इस बार की अगर मैं बात करूं, फग्गन सिंह कुलस्ते देखिए 6वीं बार जो है जीतना जा रहे हैं मंडला लोकसभा सीट से। विधानसभा चुनाव हारे थे वे, इसके बाद जो है फग्गन सिंह कुलस्ते को लोकसभा पहली बार लड़े थे उन्होंने, विधानसभा उनको लड़ाया गया था, अपना चुनाव हारे थे। इसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने उन पे फिर से भरोसा जताया, लेकिन वे लगातार आगे चल रहे हैं और जीत भी अब उनकी सुनिश्चित दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की है। वहाँ पर जब जिसे समय मिला है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो हैं उन्होंने दौरा किया है। मध्य प्रदेश में ये चीज़ आपको खास तौर पर दिखाई देगी। गुट तो होता है, परिवार बड़ा रहता है, तो निश्चित ही जैसे संजय जी कह रहे थे कि वहाँ पर मतभेद थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन मतभेद भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में पार्टी को नुकसान नहीं पहुँचाते, जैसा कि यहाँ पर आप छत्तीसगढ़ में देखते हैं। देश की बात हो रही है संजय जी, एक सवाल आपसे है कि यदि INDIA की सरकार बनती है, प्रधानमंत्री के रूप में किसे प्रमोट किया जाएगा? अभी तक इस तरीके की कोई बातें तो हुई नहीं है। नहीं हो, निश्चित रूप से गठबंधन के बीच ये सारी बातें तय हो चुकी होगी और इसमें हमको कयास अभी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो सब टॉप सीक्रेट है, ऊपर वाले बैठ के सब निश्चित कर। इस बीच आपको बड़ी अपडेट दे दूं कि उत्तर प्रदेश में जो कांटे की टक्कर चल रही है, वहीं सोनिया गांधी जो है वो प्रियंका गांधी से मिलने पहुंची हैं। मतलब कहीं ना कहीं इस परिणाम से सोनिया गांधी और कांग्रेस में खुशी की लहर है। जी
कंटिन्यू कीजिए। आप जो बता रहे थे कि हाँ, ये जैसे गठबंधन में सारी चीज़ें साझा कार्यक्रम है, कांग्रेस का अलग मैनिफेस्टो है, सपा का अलग मैनिफेस्टो है, तो एक साझा मैनिफेस्टो बनेगा, जो जो अच्छी चीज़ें उसमें ली जाएगी। वैसे ही साझा मिल के एक लोकतांत्रिक ढंग से, जो हमेशा क्या कहते हैं कांग्रेस की परंपरा रही है लोकतांत्रिक, उस ढंग से प्रधान का चुनाव होगा। जो भी प्रधान होगा, यहाँ वन मैन शो वाली कोई बात नहीं है मोदी बीजेपी जैसे कि प्रधानमंत्री वही होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये साझा लड़ाई है, साझे रूप से तय किया जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। और निश्चित रूप से कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस का पहला हक बनता है। कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है। संजय जी, आपसे एक सवाल ये है मेरा कि कांग्रेस ने जिन मुद्दों को जनता के सामने रखा, कि हालांकि ये मुद्दे अराजकता भी फैला सकते थे, लेकिन जिन मुद्दों को सामने रखा कि आरक्षण, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो संविधान बदल देगी, महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, क्या इन्हीं सब चीज़ों का ये अंजाम है जो हम आज देख रहे हैं? INDIA 233 और NDA 293। निश्चित रूप से ये जो कोई अफवाह नहीं थी। इनके सांसद लल्लू सिंह जो लड़ रहे हैं वो हैं, और एक 2-3 और इनके नेता हैं जिन्होंने कहा कि अब हमें 400 सीट दीजिए। हमने, कांग्रेस ने नहीं कहा, इनके नेता, इनके सांसद लोगों ने कहा कि हमें 400 सीट दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। और संविधान बदलने में आरक्षण खत्म, ये निश्चित रूप से आरक्षण खत्म करेंगे। क्योंकि देखिए आप, BSNL, मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे BSNL है, 80,000 टावर थे उसके, आपने वो 3G स्पेक्ट्रम पे काम कर रहा है BSNL, और उसी पे जियो काम कर रहा है 5G पे। वहाँ पे ना भर्ती हो रही न कुछ हो रहा है। अगर यही क्या कहते हैं, अगर सरकारी संस्थाएं चालू रहती तो वहाँ सारी भर्तियाँ होती, वहाँ वो ये आरक्षण भी लागू होता। तो आरक्षण आप कहाँ से खत्म, निजीकरण जहाँ आप चालू कर रहे हैं वहीं से आरक्षण खत्म कर रहे हैं। कोई आरक्षण आप ऐसे नहीं खत्म कर दोगे, आप हर जगह निजीकरण में जा रहे हो, तो आरक्षण तो आप खत्म कर ही रहे हो। और जहाँ तक मंगलसूत्र की बात कांग्रेस की नहीं, मंगलसूत्र पे आप आए, मंगलसूत्र का आपका कोई ठिकाना खुद नहीं है, तो जनता समझ गई। आप बोले चौकीदार, पिछले बार बोले मैं भी चौकीदार। अरे भैया, चौकीदार जो होते हैं बड़े घर, बड़े जो भारतीय जनता पार्टी को 241 सीटें देश में मिल रही हैं, कांग्रेस 94 सीट पर है। वहीं अगर सपा की बात करें तो 36 सीट पर आगे चल रही है। TMC की अगर बात करते हैं तो 31 सीट पर आगे है। DMK की अगर बात करते हैं तो 21 सीट पर आगे है। वहीं तेलुगु देशम पार्टी जो है वो 16 सीट पर आगे है। ये अपडेट है नेशनल का। भारतीय जनता पार्टी खुद के दम पर 241 सीट पर आगे है, कांग्रेस खुद के दम पर 94 सीटों पर आगे है। सबसे बड़ा जो है अपना जो रिकॉर्ड जो सुधारा है वो सपा ने सुधारा है, 36 सीट पर जो है वो आगे चल रही है। अजय जी क्या कहते हैं ये आंकड़े? देखिए, हालांकि यह अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, घमंड वाली बात नहीं है, लेकिन सर आप मेरा सोशल मीडिया का अकाउंट यदि देखेंगे तो जिस समय एग्जिट पोल चालू भी नहीं हुए थे उसी दिन हमने सोशल मीडिया पर लिख दिया था कि मैंने भी कमेंट्स किया था आपको। जी हाँ, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा 250 से 255 सीट पर आएगी। क्या माहौल दिख रहा था सर? असल में दरअसल एक चीज यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही मुद्दे पर आगे चल रही थी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दरअसल ये लोग यह नहीं समझ पा रहे थे, यही नारा भारी पड़ गया कि राम, हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल रामलला का जो मसला था ये फरवरी में बंद हो चुका था, क्योंकि रामलला का मसला मंदिर का था। मंदिर बना, भाई किसी को यदि भूख लगी है, भोजन हुआ, पेट भर गया तो भूख का मसला खत्म हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कॉन्स्टेंटली उसको कंटिन्यू रखना चाह रही थी, बिल्कुल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरी चीजें, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव को जितना डोमिनेट किया गया, अखिलेश यादव का जो काम चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दल यह मानने को ही तैयार नहीं थे कि अखिलेश यादव कम बैक कर सकते हैं करके। और समाजवादी पार्टी जो आप और मैं नेशनल का 36 देख रहे हैं, ये उनकी मेहनत का परिणाम। ये सबसे बड़ी बात आपको बताऊंगा। देखिए उनका जो मुलायम सिंह यादव नेताजी इन चुनावों में नहीं है,
अगर जो है जीत होती पार्थिव तौर पे, इन चुनाव में नहीं है उनकी जो पार्टी को लेकर जो रणनीतियां रही हैं या जो विचार रहे हैं वो सब आगे हैं, लेकिन इस बार नेताजी मुलायम सिंह पार्थिव तौर पे शामिल नहीं है इस चुनाव में। सबसे बड़ी बात ये, इसके कारण ये जो 36 सीट है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अखिलेश यादव खुद के दम पर 36 सीटों पर आगे हैं, नहीं तो सीधी बात ये होती थी नेताजी का नाम आ जाता था और नेताजी के कारण आगे हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से बार बार समाजवादी पार्टी ने अपनी दी हुई सीटों को बदला, प्रत्याशी घोषित करने के बाद फिर उनको जो है वापस बुलाया, दूसरे प्रत्याशी वापस से फिर उतारे गए, इन सब के कारण कहीं ना कहीं ये तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि रणनीतिक तौर पर जो अब जो है परिपक्व जो दिखाई दे रहे हैं, अखिलेश यादव पूरी तरह से परिपक्व दिखाई दे रहे हैं। जी अजय जी, बिल्कुल परिपक्व दिखाई दे रहे हैं। इसी को लेकर संजय जी से मेरा सवाल है। संजय जी, परफॉर्मेंस की यदि बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस फिर भी समाजवादी पार्टी से कुछ वृहद है। समाजवादी पार्टी फिर भी क्षेत्रीय दल है, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इन चुनावों में राहुल गांधी से ज्यादा खुद को अखिलेश यादव ने साबित किया? बिल्कुल बिल्कुल, उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा कि लगातार राहुल गांधी सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रहे थे, राहुल गांधी ईडी से लड़ रहे थे, राहुल गांधी इनकम टैक्स वालों से लड़ रहे थे, दिन रात उनकी सदस्यता भी समाप्त कर दिए थे। आप उनको दिन रात चारों तरफ से टार्चर कर रहे थे, दिन रात, तो वो कई मोर्चों पे एक साथ लड़ रहे थे। और निश्चित रूप से अगर मैं सोचता हूँ कि ये सब जितनी सरकारी संस्थाएं उनका दुरुपयोग नहीं होता तो आज यहाँ तस्वीर आपको और अच्छी दिखाई देती कांग्रेस की। तो कहीं ना कहीं लोगों का डर, बहुत अच्छे लोग पार्टी छोड़ के चले गए उस ईडी के डर के कारण। आपको बीच में रोकना चाहूंगा संजय जी, ईडी की जब बात आई है सर, बिल्कुल पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक निजी चैनल के इंटरव्यू में कहा था कि बीते 70 सालों में जो आंकड़े आए थे ईडी द्वारा रकम की जब्ती के, और पिछले 10 साल में जो आंकड़े आए हैं 22,000 करोड़ के लगभग वो हैं, तो ये उन्होंने यह भी कहा था कि यदि पैसे आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी तो प्लांट कर नहीं रही है। तो जब भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है कांग्रेस के हिसाब से, तो वो पैसे बरामद कहाँ से रहे हैं? देखिए, पैसे बरामद, उसके बाद उस पैसों का क्या होता है, अभी मैं आपको एक बहुत ताज़ा उदाहरण दूं। एक किसान के यहाँ ईडी पहुंच गई, वो कहीं भाजपा के किसी नेता से उसका कुछ वैमनस्यता थी, उसके यहाँ ईडी पहुंच गई, उसके खाते में कुल टोटल 2,000 रुपये थे। तो ये पैसे तो जब्त कर लेते। अब संजय सिंह के यहाँ छापा मारे, वहां पे जो भी रकम मिली आपको 50,000, आप जब्त कर लिए उसको। अरे भैया, ये आप कहां से कैसे पैसे जब्त कर रहे हो और उन पैसे को वापिस कैसे दे रहे हो? ये तो जब्ती आप बता रहे हो। ये पैसे सारे वापिस होंगे, ये लीगल पैसे होंगे। जिनके अनलीगल है निश्चित रूप से उनको सजा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि सारे पैसे ही अनलीगल थे। ये तो जहां से ईडी जहां छापा मारती है, जो भी चीज पाती है वो समेट के ले जाती है। बाद में पता चलता है कि ये तो लीगल पैसा था। तो लीगल पैसा कब वापिस हुआ ये आपके पास आंकड़े नहीं आएंगे, पर यह आंकड़ा आपके पास है कि इतने 1,000 करोड़ जब्त हुए हैं। और जब नरेंद्र मोदी जब बोल रहे थे कि टेम्पो में भर भर के अडानी अंबानी का पैसा जा रहा है, तो अडानी अंबानी के यहाँ क्यों नहीं पहुंची ईडी? वहां पे तो एक भी जब्ती नहीं हुई। ये जितना आप आंकड़ा बता रहे हो एक ही के यहाँ से मिल जाता, आप वहां नहीं भेजे आप ईडी। तो ये दोहरा चरित्र आपका, ये दोगलापन जो है ना, ये जनता को दिखा इस बार, इसलिए आप इस स्थिति में हो। संजय जी, एक साथ सर एक खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी 244 से 241 सीट पे आ चुकी है, 241 पर आ चुकी है। जनता दल यूनाइटेड 13 पर है, एसएस जो है 7 पर है, तेलुगु देशम पार्टी जो है 16 पर है, एलजेपी जो बीजेपी की सहयोगी है वो 5 पर है, और राष्ट्रीय जनतांत्रिक आरएलडी जो है वो 2 पर है। ये जो ईडी की बात चल रही थी अजय जी, संजय जी, इसके साथ मैं एक सवाल और जोड़ूंगा। ईवीएम को लेकर जो है पहले से माहौल बनाया जा रहा था, लेकिन 295 जो है अभी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों का दिखाया जा रहा है, और इसके बाद INDIA का जो दिखाया जा रहा है 232 का आंकड़ा, 16 पर अदर्स हैं। ईवीएम जो है, अब क्या कहेंगे आप? मतलब जो चुनाव की प्रक्रिया रही है वो सही रही है,
ईवीएम सही रही है, या अब भी लगता है आपको कि मतलब ईवीएम जो है हैक की गई, या कुछ और मामले जो हैं, लगता है आपको? निश्चित रूप से इस बार चुनाव आयोग के ऊपर जो पूरा विपक्ष मिलकर दबाव डाला, जैसे अभी बैलेट पेपर, अजय जी कमेंट सुनिएगा। बैलेट पेपर की जो बात थी कि बैलेट पेपर जो पोस्टल बैलेट पेपर थे उनका उनकी काउंटिंग बाद में होगी। सारा विपक्ष जाके इस बात का विरोध किया और आखिर में उनको पोस्टल बैलेट का वो पहले गिनती करना पड़ा। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण दूं कि बिहार में जब जो हारी थी, क्या कहते हैं, जो उसकी पार्टी यादव जी की, क्या नाम है, लालू यादव की पार्टी जो हारी थी, उसमें बहुत आश्चर्यजनक चीज है कि वहां पे पोस्टल बैलेट का गिनती बाद में हुई और बाद में गिनती होने के बाद जीता हुआ चुनाव वहां पे हार गए। तो ये जो इस बार जो सक्रियता रही सारे विपक्षी पार्टियों की, ये सक्रियता निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को बांध दी। नहीं तो चुनाव आयोग तो जो 111 हमारी क्या कहते हैं वो हमारी आपत्तियां हैं, 111 आपत्तियां जिसको उन्होंने कचड़े के डब्बे पे डाल दिया था, और अगर सरकार बनी तो डब्बे से सारी क्या कहते हैं जो आपत्तियां हैं वो निकलेगी और चुनाव आयोग को भी अब जवाब देना पड़ेगा। हाँ, एक आपको बीच में रोकना चाहूंगा संजय जी, ईवीएम की जो समस्या है, ईवीएम का जो रोना, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया टीम के हिसाब से कहें या फिर आम जनता की बात करें, ईवीएम का जो मसला है, न्यायपालिका के निर्णय को भी कांग्रेस मानने से इनकार करते रही है। जी बिल्कुल, ये है मेरा पहला सवाल। दूसरी बात मैं इसी में ईवीएम से जुड़ा हुआ यह कहना चाहूँगा कि 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब गई छत्तीसगढ़ में और बहुत अच्छे प्रचंड बहुमत से कांग्रेस आई, जब कर्नाटक के रिजल्ट आते हैं, अभी जो हम 232 का आंकड़ा INDIA का देख रहे हैं, तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए जाते। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि इस बार ईवीएम निश्चित रूप से विपक्षियों के एकता कारण ईवीएम ज़्यादा वोट नहीं उगल रही है। 2019 में आपको कम से कम 543 सीटों में कम से कम 243 सीट में ऐसी जगह थी, आप गूगल करके देख लीजिए, कि जहां पे ईवीएम ने जो वोट पड़ा है उससे ज़्यादा वोट उगल दिया। 18,000 बनारस में, खुद बनारस में आप चेक करेंगे 18,000 वोट ईवीएम से ज्यादा निकले। तो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह तो लगता है ईवीएम के। और जब सारे लोग मना कर रहे हैं, मान लीजिए आपके अगर खिलाफ कोई चीज आती है तो आप उसको मेरे संतुष्ट करने के लिए, लोकतंत्र है, उसको संतुष्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। आप कुछ नहीं करते, ऊपर से क्या कहते हैं चुनाव आयोग शायरी सुनाता है, चुनाव आयोग शायरी सुनाता है। इससे बड़ा हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है कि ऐसे चुनाव आयोग से बीते दिनों भूपेश बघेल जी ने भी जो आरोप लगाए थे ईवीएम को लेके, कल चुनाव आयोग ने उसे खारिज कर दिया। तो वही आरोप देवेंद्र यादव ने भी लगाया था बिलासपुर में। तो ये यहाँ पे तो बस ऐसा है कि चुनाव आयोग, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर सत्ता आई, अगर इंडिया के जैसा दिख रहा है, इंडिया गठबंधन की सत्ता आई, तो सारी जितनी संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं, उनको पूरी स्वतंत्रता फिर से वापस मिल जाएगी और ऐसे जो भ्रष्ट लोग हैं उनके खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। फिलहाल अभी INDA जो है, अभी जो मैजिक फिगर है उसको छूता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इस बीच जो है अजय जी एक बहुत महत्वपूर्ण फिगर है BSP जो लिखा हुआ है, आपको 0-0 दिखाई दे रहा है, कांग्रेस 42 आपको दिखाई दे रहा है। ये जो BSP है, मायावती बहन जी, इन्होंने भी अपने प्रत्याशी उतारे थे और इसके बाद उन्हें उम्मीद थी, खुद के दम पर चुनाव उन्होंने लड़ा था। ये जो 0-0 है, क्या है अब इनका, मायावती का, बहन जी का जो है क्या कहते हैं राजनीतिक भविष्य, क्योंकि लगातार विधानसभा चुनाव भी हारते जा रहे हैं। अब संजय जी यही सवाल आपसे भी रहेगा, बहन जी का राजनीतिक वर्चस्व पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर एक समय पीक पर थी, सत्ता चलती थी, एक समय पीक मंच पर हमने देखा है अजय जी, एक समय पीक पर थी। और मायावती जी का, बहन जी के कुछ नारे मुझे याद भी हैं, तिलक तराजू और तलवार। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाद में उनको चेंज करना पड़ा था, फिर इसके बाद ब्राह्मणों को भी उन्होंने टिकट दी थी, और लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी। हाँ, तब तक देर हो चुकी थी। उनके हाथियों को सजाने वाला जो काम था, बिल्कुल बिल्कुल, राम जी के लिए उन्होंने जो किया। जी। मायावती जी के साथ, बहन जी के साथ एक चीजें अक्सर जुड़ी रही सर, कि जनहित के मुद्दों को लेकर वो सदैव मुखर नहीं रही। बिल्कुल, चाहे वो राजा भैया से बदले वाली राजनीति हो,
चाहे वह अखिलेश यादव से बदले वाली राजनीति हो, उन्होंने बदले की राजनीति को ज़्यादा तवज्जो दिया और धीरे धीरे सर राजनीति में जनता इन चीज़ों को समझने लगती है। देखिए, दलितों का सबसे बड़ा मसीहा अपने आप को साबित करने वाली बहन जी जो हैं, हाँ। आज इस तरीके से कि उन्हें अपने फिगर में जो है बीएसपी वाला जो है उसमें डबल जीरो दिखाई दे रहा है। आंकड़ा नहीं छू पा संजय जी, क्या है ये बताइए, क्या यही शिफ्ट जो है पूरे वोट जो हैं आपको मिले हैं या सपा को मिले हैं, जिसके चलते ये जो मार्जिन जो बढ़ा है उत्तर प्रदेश में? नहीं, मार्जिन बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। पहले बहुत बड़ा कारण इसमें महंगाई रही। आप बोलते रहे 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन, आप कुछ भी दावा करो, पर जब मैं तेल लेने जाता हूँ ना, जब 80 रुपये का तेल मेरे को 200 रुपये मिलता है सरसों का तेल, और जब मेरे को जब आप वो लुभावना एक संजय जी, बिग ब्रेकिंग है, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ी जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश के गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। ये बिग ब्रेकिंग है। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ी जीत से, बड़ी मार्जिन से जो है जीत कर आ रहे हैं। 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग है इस वक्त की। वहीं आपसे कंटिन्यू करूंगा संजय जी। तो महंगाई था, एक बड़ा मुद्दा था, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था, क्योंकि देखिए आप बताते हो कि हमारी इकोनॉमी बढ़ते जा रही है, पर मेरे को 35 का पेट्रोल आप बोले थे, 40 का पेट्रोल बोले थे कि 40 में पेट्रोल मिलेगा, आप पहुंचा दिए 100 पे उसको। आप कितना ट्रिलियन हो जाओ, आप खाद का दाम बढ़ा दिए, किसानों का आप अलग वो कर दिए। तो ये जब सब चीज़ें थी, 100% बहुजन समाज पार्टी का जो वोट शिफ्ट हुआ है उसका फायदा तो पहुंचा ही पहुंचा है। और ये जो मुद्दे थे, जो गरीबी, बेरोजगारी और ये महिलाओं को उत्पीड़न, पहलवान महिलाओं को जो मारा पूरे देश ने देखा, आप उसके लड़के को टिकट दे रहे हो, शायद हार रहे हो तो उसके लड़के को आप टिकट दे रहे हो, ये क्या प्रज्वल रमन्ना, आप उसके साथ मीटिंग कर रहे हो और उसके बाद उसको विदेश भगा रहे हो, तो आपको विदेश भगाने में, ये सब करने में, आपको ये जो पब्लिक सब देखती है, पब्लिक को दिखता है सब। और मेरे अनुमान से तो हमको तो थोड़ी कम सीट मिल रही है। इनका तो सुपड़ा साफ हो जाना था, जो इनकी कारगुजारियाँ रही पिछले 10 सालों में, इनका सुपड़ा साफ होना था, जो नहीं मेरे को दिख नहीं रहा है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में बिल्कुल निश्चित रूप से इनका सुपड़ा साफ होगा, काहे कि अहंकार और डर की राजनीति ये देश स्वीकार नहीं करता है। चलिए, एक और बड़ी ब्रेकिंग है। शिवराज सिंह चौहान जो हैं अपनी सीट से, विदिशा की सीट से लगभग 5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं लगातार। अब ये निर्णायक बढ़त ही है अजय जी, और इसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल होने की उम्मीद नहीं है। और 5 लाख का जो मार्जिन है इसको नहीं पाटा जा सकता, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं भोपाल से भारतीय जनता पार्टी जो है 50,000 से ज़्यादा वोटों से आगे है। इंदौर से शंकर लालवानी 9 लाख से ज़्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। खुजराहो से बीडी शर्मा 3,51,000 से, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है बीडी शर्मा, वो 3.5 लाख के ज़्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। सिंधिया ने 4 लाख से ज़्यादा वोटों से बाजी मार ली है और निर्णायक बढ़त की तरफ लगातार शिवराज सिंह चौहान बढ़ रहे हैं। बात करें छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में जो रिजल्ट, जो परिणाम आ रहे हैं, अभी वही एक सीट पर कांग्रेस आगे, बाकी की पूरी 10 सीट जो है उन पर जो आगे चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी सुबह से जो है आगे चल रही है लगातार। ये जो बढ़त बनाई है कांस्टेंट है। 29 की 29 सीट मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की झोली में चली गई है। और कमलनाथ जो है, जिन्होंने अपनी हार भी स्वीकार कर ली है। बात अगर करें छत्तीसगढ़ की, एक बार फिर अजय जी मैं आपको लेके आना चाहूँगा। ये जो वीरेश ठाकुर जो है कांकेर से, भोजराज नाग, कहा जा रहा था कि भोजराज नाग जो है उतना चर्चित चेहरा नहीं है, वीरेश ठाकुर जो है चर्चित चेहरे हैं और ठीक है छत्तीसगढ़ के हिसाब से बड़ा नाम है। लेकिन क्या हुआ, भोजराज नाग जिन्हें कह रहे थे कि नींबू निचोड़ना और ये सारी जो दुनिया की जो बातें चल रही थी कांग्रेस की तरफ से, बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं संजय जी को भी इस मामले में बीच में लाना चाहूँगा। शुरुआती दौर पर भोजराज नाग जी को जब भारतीय अप्रत्याशित चेहरा था अजय जी, अप्रत्याशित चेहरा था
और सोशल मीडिया पर उनका मजाक भी बहुत बनाया बिल्कुल गया। बिल्कुल। वीरेश ठाकुर अपने जीत को लेकर इसलिए भी आश्वस्त थे क्योंकि पिछले बार जो उनकी हार का अंतर था वो बहुत ज्यादा नहीं था, 5000 के तकरीबन वोट से हारे थे और लोकसभा में 5000 का हार जी जी बिल्कुल बड़ा वो बिल्कुल नहीं रहता। बिल्कुल। लेकिन अब जबकि हम देख रहे हैं कि भोजराज नाग लगातार आगे चल रहे हैं और ऐसा ये भी हो सकता है कि कुछ देर बाद रुझानों में उस अंतर को पाटना असंभव मुश्किल हो जाए। तो जी संजय जी, आपसे एक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार कांग्रेस के लोगों ने यह कहा कि 5 से 6 सीटें आएंगी, 5 से 6 सीटें आएंगी, लेकिन हम सुबह से एक ही रुझान देख रहे हैं, सरोज पांडे के अलावा बाकी सभी लोग जीत की ओर अग्रसर हैं। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं संजय जी, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य निश्चित रूप क्या से। यहाँ और भोजराज नाग पर जरूर आप टिप्पणी हाँ, कीजिए भोजराज क्योंकि नाग। बहुत ज्यादा जो है उन्हें कहा जा रहा था अप्रत्याशित है। वीरेश ठाकुर जीत के प्रति आश्वस्त थे। बताइए। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है इसमें कार्यकर्ताओं की थोड़ी सी निष्क्रियता, हमारे नेताओं की थोड़ी सी निष्क्रियता कहीं ना कहीं इसमें है। वो आत्मनिरीक्षण करेंगे और निश्चित रूप से अगले बार अच्छा रिजल्ट आएगा। जीत के जश्न की तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं। भोपाल से 1,53,000 वोट से आलोक शर्मा जो है वो आगे चल रहे हैं। गुना का आपको बता दिया जा चुका है, सिंधिया 4 लाख वोटों से जीत चुके हैं। 5,21,000 वोट से आगे चल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। मामा का जादू, मामा का मैजिक फिर चल रहा है। इंदौर में नोटा ने 1,72,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, 1,72,000 जो वोट गया है। रिकॉर्ड है। बिल्कुल, इंदौर में नोटा को जो है वहाँ के प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया था। ये शायद उसके प्रति जनता की नाराजगी हो। बात करूंगा अजय जी आपसे, एक और सीट जो है बस्तर की है। यहाँ पर दादी चर्चित चेहरा है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है छत्तीसगढ़ का जो उन्हें जानता ना हो। काफ़ी मजाकिया हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, हर एक बात बेबाक तरीके से करते हैं, चाहे उनका अपना शराब का मामला हो, खुद का मामला हो या सरकार को जो है शराब वाले मामले पर तो जो है बहुत ज़्यादा चर्चित रहे हैं। बिल्कुल एक ठेठ लुक जो कहा जाए, देहाती लुक कहा जाए। बिल्कुल देहाती लुक। दादी मतलब कवासी लखमा दादी यही एक ऐसा जहाँ तक मेरी समझ है कि पूरे देश में वो सिंगल ऐसे व्यक्ति होंगे जो सदन में सार्वजनिक रूप से ऐसा कहते हैं कि नहीं, मैं आज देसी पी के आए हूँ, आज में नहीं पिए हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब अभी तक कयास भी लगाए जा रहे थे मयंक सर की कवासी लखमा की जीत वहां से होगी। फिलहाल वो पीछे चल रहे हैं क्योंकि बस्तर की राजनीति में कवासी लखमा एक बड़ा चेहरा है। बड़ा चेहरा है जी, बिल्कुल बिल्कुल। विवादित इस वजह से बालाघाट से भारती पारधी जो है वो 1,31,000 वोटों से आगे चल रही हैं। देखिए बालाघाट का जो समीकरण था, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा, फिर मैं दादी पर आऊंगा। बालाघाट का जो समीकरण रहा है अजय जी, बहुत अजीब समीकरण रहा है। इस बार जो है जो चुनाव लड़ा गया था, समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि कौन भारतीय जनता पार्टी से भारती पारधी को अचानक से लेके आ गया, क्योंकि बहुत सारे दावेदार थे। मौसम बिसेन को भी कहा जा रहा था, जो पूर्व मंत्री रहे हैं बिसेन, उनकी जो बेटी हैं उनको लगातार जो है उनके टिकट की मांग की जा रही थी। वहीं जो है सरसवार को जो है कांग्रेस ने जो है टिकट दी थी। यहाँ पे बहुत ऊहापोह वाली स्थिति थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी की बात है कि लंबे मार्जिन से भारती पारधी आगे है। 64,000 वोट से अभी भी छिंदवाड़ा में नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं। जी, कवासी लखमा के बारे में जो है बात कर रहे थे, तो वही मैं कह रहा था सर कि जो दादी हैं बस्तर का लोकप्रिय चेहरा होने के साथ साथ सबसे विवादित चेहरा भी है। बिल्कुल विवादित इसलिए कि झीरम घाटी कांड में जब कई कांग्रेसी नेताओं की मौत हो गई थी, वो शहीद हो गए थे, उस समय तत्कालीन जो वरिष्ठ नेता थे चरणदास महंत, जो अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कवासी लखमा पर आरोप लगाया था जी इस कांड में मिले होने का। दूसरा, मीडिया कर्मियों से उनके जो दुर्व्यवहार की बातें हैं वो किसी से छुपी नहीं।